नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। इससे पहले या यूं कह लीजिए लॉकडाउन से पहले राजनीतिक दलों की बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो में तमाम तामझाम आपने देखा होगा। ये लगता था बड़ी रैलियां सियासी साख का सवाल भी मानी जाती थी, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसे तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया है। राजनीतिक दल अब डिजिटल होते जा रहे हैं और सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद भी क्या ये चलता रहेगा? ट्विटर फेसबुक पर चल रही राजनीति क्या आगे बढ़ेगी? एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, बहस इसी पर होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट। रंग बिरंगे झंडे, वादों के पोस्टर, मुरादों के मंच, रैलियां और रोड शो, भीड़ का भंवर। यही तो राजनीति की रवायत है अपने देश में। भीड़ के जरिए विरोधियों की हवा टाइट करके अपनी हवा का रुख बनाया जाता है। रोड शो के जरिए जीत का रूट बनाया जाता है। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण ही सही सियासत की चाल और चेहरा बदलता दिख रहा है। बड़े बड़े मैदानों के बजाय अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक्स का मंच सजेगा। बड़ा मंच फिलहाल बीजेपी ने सजाया है। मई को मोदी सरकार सालगिरह पर वर्चुअल रैलियां करने जा रही है। जश्न के इस मौके पर जनता से जुड़ने के लिए 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। 150 मीडिया सेंटर्स में एक सप्ताह तक कॉन्फ्रेंस होगी। बाकी हर मोर्चे पर देश की परिधि में अपने अपने हिसाब से लोगों तक काम पहुंचाया जाएगा। अगर आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी नहीं हुई कि कोई सार्वजनिक सभा या रैली की जा सके, तो अन्य दलों का तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लगाए सेक्टर तक का नेतृत्व इसके लिए तैयार है कि वह अपने सारे कार्यक्रम डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी निपटा लेगा। कांग्रेस ने इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे बस विवाद पर सियासी परफॉर्म किया है। प्रियंका के कहने पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक साथ अभियान चलाया था, तो वहीं राहुल गांधी भी इसी मंच के जरिए मोदी सरकार पर मुखर होते दिखे। अब 28 मई को भी कांग्रेस मोदी सरकार की कमियों पर ऑनलाइन आंदोलन चलाएगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अब इसी परिवर्तन से किसी भी पार्टी की पॉलिटिक्स भी अछूती नहीं दिख रही है। तो भला सपा बसपा कैसे अछूती रहती? सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इस कोरोना काल में भी वो सोशल मीडिया के जरिए खूब सवाल उछाल रहे हैं। वहीं नीले झंडे वाले निशान वाली पार्टी की मुखिया मायावती भी नीली चिड़िया के जरिए खूब चकल्लस कर रही हैं। बहरहाल ये तरीका अभी टेम्परेरी ही सही, लेकिन मुमकिन है कि कोरोना के बाद ये पॉलिटिक्स का परमानेंट स्टाइल बन जाए और रंग बिरंगी झंडियां, रैलियां, रोड शो भी कहीं गुम हो जाए। वैसे वो आंवला है ये वर्चुअल पॉलिटिक्स, जिसके फायदे भी तमाम हैं, क्योंकि इस सब से पैसा तो बचेगा ही, संसाधन बचेंगे, रैलियों में भीड़ लाने की मशक्कत कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, कोरोना जैसा वायरस का भी डर नहीं रहेगा। वोटर के लिए भी सुरक्षित माहौल बनेगा। ऐसे में डिजिटल होती पॉलिटिक्स पर सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में बिना बूथ पर गए वोट भी डाल सकेंगे लोग? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो
तो आज चर्चा इसी मसले पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अमित पुरी जी नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, अजय प्रकाश सदस्य एडीआर हमारे साथ हैं, अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं, एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप करें, उससे पहले राजनीति का रंग अब लॉकडाउन के बाद कैसा होगा, कितना फायदा और कितना नुकसान ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, वर्चुअल सियासत के जरिए देखा जा सकता है? देखिए, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं। भारत की चुनावी राजनीति के दो दृश्य तो मैंने ही देख लिए अपने जीवन काल में। 3 वाले बिल्ले आते थे, वो बांटे जाते थे, वॉल राइटिंग होती थी, पोस्टर चिपकाए जाते थे, भोंपू लगता था, झंडियां लगती थी। उससे बदला फिर डी इतनी बड़ी हो गई रैलियों की, 12-12, 24-24 फुट की, तो नेता और जनता में हो गई 200 फुट की दूरी। नेताजी 200 फुट उस पार और जनता 200 फुट उस पार, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, कोई हो, सबके साथ वही व्यवस्था हो गई कि दूरदर्शन करो भाई, निकट दर्शन का काम खत्म। मैंने जब आंख खोली, जब समझने की स्थिति में आया राजनीति को, तो उस वक्त निकट दर्शन का चुनाव था, फिर दूरदर्शन का चुनाव हो गया, अब हो सकता है आभासी दर्शन का चुनाव हो जाए, और तैयारियां सबकी वही हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें जरूर लीड ले चुकी है, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने का अपना रूटीन कामकाज भी वर्चुअल मोड में बहुत कुशलता के साथ डाल दिया। उनकी बूथ और ब्लॉक लेवल तक की बैठकें वर्चुअल मीडियम पर प्रतिदिन हो रही हैं, जिसमें उनके स्टेट प्रेसिडेंट्स के स्तर के लोग भी भाग ले रहे हैं। यानी पार्टी चलाने में अब कोई समस्या नहीं, ये वो लोग जान गए। जनता से कनेक्ट करने में भी समस्या नहीं, ये भी जान गए। तो फिर क्या दिक्कत? कांग्रेस ने उनके पीछे पीछे महाजना एन गतः सपंथा किया कि भाई बड़ा भाई आगे आगे, छोटा भाई पीछे पीछे, चलो हम भी वही। तो कांग्रेस भी वर्चुअल हो गई। छोटी पार्टियां भी हो ही जाएंगी, क्योंकि अगर ये 2 बड़ी पार्टियां वर्चुअल का ट्रेंड सेट कर देंगी तो छोटी पार्टियों के लिए नान्याह पंथा ऐनाय की स्थिति हो जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं, चलिए या मैदान से बाहर हो जाएंगे। आप ये बहस में क्यों लाया? ये बहस में इसलिए लाया, कोरोना तो आया है, चला जाएगा, और भीड़ का संकट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भीड़ की राजनीति महंगी बहुत, भीड़ की राजनीति हिंसा को जन्म देती है, भीड़ की राजनीति संसाधनों का बेतहाशा अंधाधुंध दोहन को जन्म देती है, भीड़ की राजनीति काले धन को पैदा करती है, उसके विनियोजन का रास्ता खोलती है। इन सब समस्याओं से मुक्त हो जाएगा आदमी। टीवी पर कोई नहीं मानेगा, लेकिन यहां मेरे ख्याल से कोई ऐसा है भी नहीं जो चुनाव लड़ा हो। ये अभी पैनल में जो लोग चुनाव लड़े हैं, सांसद का, विधायक का, वो जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में काले धन का विनियोजन एक चुनाव में होता है। और अगर इसी में आगे ये बात आगे चल के जुड़ जाए कि वोट भी बूथ पर बिना जाए पड़ जाए, तो सोने में सुहागा हो जाएगा, हिंदुस्तान के सारे संकट कट जाएंगे। जिस व्यवस्था से आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देते हैं, जिस डिजिटल सिग्नेचर से आप महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रमाणित कर देते हैं, उसे वोट क्यों नहीं डाल सकते? उसे वोट क्यों नहीं डाल सकते? और रार तो ईवीएम पर भी है, इसलिए रार की चिंता नहीं कर सकते। ईवीएम को किसने कहा कि ये परम पवित्र है? नहीं ना, अभी भी उसका विरोध है कुछ सेक्टर्स में। सोचिए अगर हिंदुस्तान में बूथ का संकट खत्म हो जाए, आज नहीं, 2 चुनाव में, 3 चुनाव में, तो आपको पता है हिंदुस्तान के खजाने का कितना पैसा बचे? 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बचत होगी लोकसभा चुनाव में, अगर भारत इस मोड पर आ जाएगा। और दसियों लाख करोड़ रुपए की बचत होगी नंबर 2 में। जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, उसके यहां अगर 4 बड़े नेताओं ने रैली कर दी, तो समझ लीजिए उसकी कमर टूट गई।
कम से कम 10,000 बसों का पैसा उसको देना पड़ेगा नेताओं की सभा के लिए भीड़ लाने के लिए, क्योंकि आजकल ये सच ये है कि किसी को सुनने कोई नहीं आता। बस दीजिए, 500 रुपया दीजिए, खाने का पैकेट दीजिए आने जाने के, तब तो आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम स्टिंग ऑपरेशंस हुए ऐसे जिनमें सांसदों ने स्वीकार किया। तो अगर ये झंझट ही खत्म हो जाए, मुझे याद है ये कोविड के बहुत पहले, अगर मैं सही स्मरण करूं, लक्ष्मीकांत जी भाजपा के अध्यक्ष थे उस वक्त प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, तब मैंने एक बहस की थी और मैंने कहा था कि डिजिटल माध्यम से देश को संबोधित करने की तरीके हम क्यों नहीं खोजते। आपको एक जानकारी और दे दूं, नेताओं को तो होगी, एक बड़े नेता की रैली 1 करोड़ रुपए के आसपास की पड़ती है, 1-1.5 करोड़ की है। और अगर वो राष्ट्र के 1-2 चोटी के नेताओं की रैली हो तो 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगता है। वो रुपया कहां से आता है, कहां जाता है, वो ओपन सीक्रेट है, उसमें बहस मैं नहीं करना चाहता। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था घंटों चरमरा जाती है, सारी बसें अधिग्रहित हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है जिले में। पूछो क्यों? बोले फला गांव में नेताजी आए हैं। अब बताइए, नेताजी के आप्त वचन सुनने के लिए इतना कष्ट क्यों झेले जनता, और नेताजी भी धूल धक्कड़ क्यों झेले? साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठिए, नाश्ता वाश्ता करके, और संबोधन कर दीजिए। और जहां आप कहना चाहते हैं वही उसको प्रसारित करा दीजिए। फर्रुखाबाद की बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए फर्रुखाबाद के मेरे भाइयों बहनों, और वही इस पे टीवी लगवा के दिखवा दीजिए। मुझे लगता है ये बेहतर रास्ता है। कई बार रपट पड़े तो हरिगंगा भी होता है। कोविड का ये एक सार्थक पहलू है जो मुझे दिख रहा है। भले अभी भय में हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो देश को तमाम तरीके की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, और खासतौर से उन राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा लाभ होगा जिनके पास दाएं बाएं का पैसा कम है। सामान्य परिवार का बच्चा भी राजनीति कर पाएगा अगर डिजिटलाइजेशन हो जाए, भारत की राजनीति वर्चुअल वर्ल्ड से चलने लगे तो। हमारे साथ एस.वाई. कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब का बहुत स्वागत। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कुरैशी साहब, कोविड-19 के तमाम असर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक असर ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स वर्चुअल वर्ल्ड पर मूव कर रही है। ये भविष्य का संकेत है, कोरोना दृश्य जारी रहेगा एक। और दूसरा मेरे जहन में सवाल ये कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है कि बूथ पर जाए बिना आदमी अपना वोट डाल पाए अपने मोबाइल से या इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर से, लैपटॉप के जरिए? कुरैशी साहब, अच्छा कुरैशी साहब के साथ कुछ तकनीकी समस्या है, अभी जुड़ेंगे तो मैं उन्हीं से बात शुरू करना चाहता था, लेकिन अब मैं बात शुरू करूंगा अजय प्रकाश से। एडीआर के सदस्य हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है भारत की। हम जैसे लोगों को यही बताती है कि सियासत, चुनावी सियासत में कितना काला है और कितना सफेद। जो माननीय आए हैं संसद में, विधानसभा में, ये पीछे पीछे कौन से कौतुक कर आए हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट ही बताती है। अजय प्रकाश, दो बातें जो मैं कुरैशी साहब से भी कह रहा था, ये कोरोना की मजबूरी के चलते जो ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है ये ट्रेंड आदत में तब्दील हो जाएगा? एक। और दूसरा सवाल, क्या ऐसा समय भारत में निकट है, सन्निकट है कि बिना बूथ पर गए आदमी वोट डाल पाए? जी देखिए, जो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और जिस तरीके से अभी आपने सारी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से बताया, और ये समझ में आता है उससे कि एक वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ वोटिंग हम लोगों के सामने जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है। जब रैलियां हमारे यहाँ की जाएंगी और रैलियों में भी ये कनेक्टिविटी है कि किसने इस रैली को जो है वो अटेंड किया,
किसने जो है हमारी रैली में जो है पार्टिसिपेट किया। अब डिजिटल होने की वजह से ये काम जो है पता करना बहुत आसान हो गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस वजह से ये पूरे की पूरी राजनीति शायद वर्चुअल वोटिंग पे ही चली जाए, और अगर वो चली जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि अभी तक पूरे की पूरी वोटिंग में जब हम रैली करते हैं तो हम देखते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि हजारों करोड़ रुपया जो है वो रैली के लोगों को बुलाने के लिए, उनके ऊपर खर्चे के लिए, उसकी तैयारी में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर डिजिटल मीडिया से हम कर रहे हैं तो फिर हमारे पास अभी तक करप्शन का जो एक मेजर वजह होती थी वो इलेक्शन का खर्चा होती थी। वो इलेक्शन का खर्चा अगर कम हो जाएगा तो अपने आप ही इसके अंदर करप्शन भी कम दिखाई देगा। और शायद मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, पैसे से परफॉर्मेंस की राजनीति के ओर हम लोग चल जाएंगे। और अगर पैसे से परफॉर्मेंस की राजनीति की ओर हम चले गए तो अपने आप ही हम देखेंगे कि हमारी राजनीति बहुत अच्छी हो गई है। शायद एडीआर को उस तरीके से उतनी रिपोर्टें नहीं, आपका भी काम कम हो जाएगा। हाँ, जंजाल कम हो जाएगा भाई। हम नहीं जी, आपका भी काम कम हो जाएगा जी। अभी सबके पीछे टार्च लेके घूमना पड़ता है। कौन मुकदमा किस पे बलात्कार है, किस पे हत्या है, किस पे लूट लगी है, और सब कुर्ता पहन पहन के आ जाते हैं। तो सबके कुर्ते के अंदर झांकना बड़ा कठिन काम है, और आप लोग कर रहे हैं, बड़ा साधुवाद के पात्र हैं। सुनील साजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नौजवान चेहरे हैं। सुनील साजन, अगर ऐसा हो जाए, अब तो रहे नहीं, रामविलास जी के छोटे भाई हमारे मित्र थे रामचंद्र पासवान, जब तक रहे तब तक एमपी रहे। वो अभी पिछले चुनाव में जब जीत के आए तो उन्होंने एक राष्ट्रीय नेता की रैली को विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था। पूछा क्यों? बोले 2 बड़े लोग आ चुके थे, हैं, बस में ही सब कमर टूट गई। 1200 बस उनके में लगाई और 1700 पहले वाले में लगाई। बोले बताइए तीसरे भी करे तो हम कहां से लाते इतना पैसा? एक, और आप लोग जो बस्ते के लिए पैसा बांटते हो, जिस दिन वोटिंग होती है उससे एक दिन पहले पूर्व की रात्रि को, कि भाई लाख लाख रुपया की गड्डी सबको 2 लिफाफे में रख के तो आदमी बस्ता लगाएगा। बाकी कोई देश सेवा तो हो नहीं रही चुनाव में, ठीक है ना? क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो भी जान रहा है कि जीतने के बाद आप क्या करोगे, तो वो भी तपस्या नहीं करता। वो कहता भाई नगद देते हो तो आपका बस्ता लगाऊं, नहीं दूसरे का लगाऊं। राजनीतिक प्रतिबद्धता तो इतनी आजकल फ्लेक्सिबल है। तो इन सब जंजालों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी अगर वर्चुअल वर्ल्ड पर चीजें शिफ्ट हो जाएं। देखिए अमिताभ जी, क्योंकि मुद्दा आप जो लेकर के आए हैं जी, ये सही है कि हम आज आपस में इस बात पर डिबेट कर रहे हैं, और जो दौर आने वाला है, हम आप चाहें या ना चाहें, ये देश दुनिया उसी तरफ जा रही है जी। हाँ, लेकिन एक जो सवाल आपने कहा कि जब चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जितनी डिजिटल चीज़ें हो गई, आपने कहा ना, एक क्लिक करिए और आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है। डाटा अगर एक बार फीड हो जाए तो फिर आपको उसमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो शुरुआत में ही कहा कि टीन के बिल्ले आते थे, दीवार पे लिखा जाता था, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं तो वो बदलाव सब में दिखता है। और जब एक देश बड़ी महामारी से गुजर रहा हो, बड़े संकट से गुजर रहा हो, तो हमने ऐसा भी देखा है और सुना है कि कोई बड़ी चीज़ जब घट जाती है तो उसके बाद बदलाव स्वाभाविक हैं। जो अभी आपको सभी दलों में सोशल मीडिया पे डिजिटल राजनीति, जो पॉलिटिक्स आपको दिख रही है, वो मजबूरी का भी हिस्सा है, लेकिन हिस्सा वो हमारे आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम में आ गया है। चीजें उपलब्ध हो गई हैं आसानी से। लाइव, हम टीवी पे लाइव हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। हम फेसबुक पे लाइव होते हैं तो हमारे फॉलोअर देख रहे हैं, या हमारा नेता लाइव होगा या कोई बात लिखेगा तो करोड़ों लोग उसको देख सकते हैं। तो चीजें तो उसी तरफ जा रही हैं जिसको आप इंगित कर रहे हैं, या जो संभावनाएं आप देश में खोज रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम आप जिस देश में हैं, हम एक तरफ चांद पर जाने की भी बात करते हैं और तैयार भी हैं जी। लेकिन हम लोगों ने महामारी में देखा कि दसियों लाख मजदूर पैदल चला। तो 2 तरीके का हिंदुस्तान है, 2 तरीके का भारत है।
उस दो तरीके के भारत को देख करके ही हम कोई रणनीति बना सकते हैं जी, ठीक बात, कि कितने हाँ, लोग हैं। obvious, आपने कहा कि ठीक बात, पैसा ट्रांसफर जी, हो जाता है ठीक तो वोट क्यों नहीं? ठीक है सुनील, लेकिन बिल्कुल इस ठीक है। देश में कितनी आबादी हम लोग है जो अपना पैसा ट्रांसफर कर लेती जी, है, ठीक बात है। वो वोट कैसे ट्रांसफर करेगी? दो लोग दोनों चीजों को देख के संतुलन के साथ ही चलना होगा। ये बात सुनील साजन की बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान और इंडिया के बीच संतुलन होना चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि इसी भारत में जिसने अभी नंगे पांव चलते लाखों लोगों को देखा राजमार्गों पर, उसी भारत ने 125 करोड़ आधार इशू कर दिए, यानी एक व्यक्ति का एक नंबर। ये छोटी उपलब्धि है, इसलिए भारत कर तो सकता है, उसके करने पर की क्षमता पर मुझे संदेह नहीं। और भारत के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को आधार समझ आ गया। नेता थोड़ी नहीं समझाया आधार क्या है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को समझ आ गया आधार क्या है, देख लीजिए। तो जब इतना समझ आ गया और प्रधानमंत्री की कोई रोजगार योजना आती है, मुख्यमंत्री की कोई योजना आती है, तो उसमें फॉर्म पूरा देश भर लेता है। उतना समझदार देश है। आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उतना समझदार तो वो हो गया कि बेसिक फोन जानता है। ये क्या बोलते हैं, ये नया वाला जो है टच स्क्रीन एंड्रॉयड ना जाने, लेकिन बेसिक फोन तक तो भारत पहुंच गया। और जब तक ये सब चीजें इंप्लीमेंट होगी तब तक वो एंड्रॉयड तक भी पहुंच गया होगा। सब्जी वाला आज भी मेरा सब्जी वाला कहता व्हाट्सएप कर दिया करो आप मुझे, क्या मैं पहुंचा दिया करूंगा, आने की जरूरत नहीं। बताइए, वही वर्चुअल हो गया। और उधर से वो भी भेज देता है, उसकी वो रंग बिरंगी गाजर आ गई, आजकल रंग बिरंगी शिमला मिर्च आ गई, उनकी फोटो भी भेज देता है कि आप सेलेक्ट कर लो। इससे ज्यादा और क्या देश बदलेगा भाई। पहले नारा लगा था फर्रुखाबाद में, दयाराम शाक्य जीते, भले व्यक्ति थे, तपस्वी किस्म के राजनेता थे, जनता के बीच रहते थे, तो नारा लगा, वो शाक्य थे कि दयाराम से कह दो जाए, नहीं दयाराम जी हार गए चुनाव में, हाँ तो नारा लगा दयाराम से कह दो जाए भट्टा तुरैया बेचे जाए। वो भारत भी मैंने देखा 70 का, और ये भारत भी देख रहा हूं। सब्जी वाला कह रहा व्हाट्सएप पे कर दिया करो, हमको भी टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं। तो देश तो बदल रहा है प्यारे। अमित पुरी जी, रैलियों के चलते काला धन, हिंसा, झंझट, पॉल्यूशन, तूतू में 100 तरह की बीमारी की जड़ है भीड़ जुटाओ, है। सबसे अच्छा काम अपनी बात अखिल विश्व को सुनाओ बिना पैसा लगाए, ठंडे में बैठ के। क्या जिसको अच्छी लगेगी वो सुन लेगा, नहीं सुनना बंद कर देगा। और रैली में बुला भी लेते हो, आपकी पूड़ी भी खाता है। और कुछ लोग तो आजकल इतने उदार हैं नेता, एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं बड़े, पहले सुनील जी की पार्टी में बड़े नेता थे वो, अब अमित पुरी जी की पार्टी में। वो तो खाने के पैकेट में बीच में डब्बे में एक छोटी शीशी भी रख दिए थे कि खाने से पहले वो भी ले लो, मतलब ताकि चैतन्य रहो, है। इन सब से मुक्ति नहीं हो जाएगी अमित पुरी जी। माननीय अध्यक्ष जी को हार पहनाना है, वर्चुअल हार पहनाओ, वर्चुअल हार पहनाओ। क्या 500 किलो फूल का नहीं, ठीक है, मैंने रियल का हार क्यों पहनाओ, अध्यक्ष जी की भी गर्दन तोड़ो जी। अब मैं विषय रख सकता हूं जी जी। मैंने जेर बहस आपका जो मुद्दा आज का सुना, उसके 3 अलग अलग खंड थे जहां तक मैं समझ पाया, इसीलिए उत्तर देने में आसानी हो। एक, भारत के चुनाव का वोटिंग पैटर्न में क्या हम वर्चुअल मीडिया का या वर्चुअल वर्ल्ड का कोई लाभ और ले सकते हैं ईवीएम के अतिरिक्त। दूसरा, इस राजनीतिक रैलियों और रैलियों में होने वाले बेतहाशा खर्चे जिनको लेकर एडीआर के प्रश्नवाचक चिन्हों का आपने संदर्भ लिया। और तीसरा विषय था, जैसा मैं समझ पाया, पूरी राजनीति के अंदर कोरोना कालखंड में आने वाले बदलाव। जी, मैं सौभाग्यशाली इस रूप में हूं कि मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। शायद सुनील भी डायरेक्ट चुनाव की मुझे नहीं जानकारी, इनडायरेक्ट तो वो एमएलसी हैं ही हैं, लेकिन मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। मैंने डायरेक्ट चुनाव लड़ा भी है
और ये सौभाग्य भी रहा हमारी पीढ़ी को, इतनी जल्दी जल्दी 80 से 90 के दशक और 2000 के बाद के दशक में चुनाव भारतवर्ष में लोकसभा, विधानसभा और तमाम तरह के आते रहे, बहुत तेजी से शायद जितना हमारे से पहले की पीढ़ी ने चुनाव कराए होंगे उससे ज्यादा चुनाव हम लोगों ने देखे भी और कुछ उसको लड़ने का भी, उसमें सहभागिता का भी अवसर मिला। और चूंकि लखनऊ के आसपास राजनीतिक केंद्र था तो अटल जी जैसे बड़े कद के राजनेता का प्रत्यक्ष निर्वाचन का संचालन की कोर कमेटी में रहना, फिर बाद के अंदर राजनाथ जी, और तो इसलिए अनुभव उस दिशा में है जी। मैं आपसे आज भी एक बात कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति संवेदनाओं से युक्त, मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। अभी 8 मई की बात है, वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद है एक ये जो आजकल वेब पोर्टल के ऊपर न्यूज़ का सिस्टम चल रहा है, बड़ा पोर्टल यहाँ से संचालित होता है लखनऊ से, उसमें इसी विषय के ऊपर तमाम तर लोगों से बातचीत हुई। उसमें उन्होंने मुझे भी अवसर दिया था, अजय जी के मित्रों में से हैं, अजय जी जानते हैं। लेकिन भारत की राजनीति आज भी ट्विटर से चल सकती है, लेकिन टाट पट्टी की जरूरत होती है। बिना टाट पट्टी के ट्विटर जो होता है, मैं किसी राजनीतिक का आज का विषय ऐसा नहीं है कि दलीय टिप्पणियों में जाऊं, मैं कई बड़े घराने के राजनेताओं के वारिसों को देख चुका, वो इसीलिए नहीं चल पाए कि उन्होंने टाट पट्टी को छोड़कर खाली ट्विटर को ही पकड़ लिया। तो ट्विटर से खाली राजनीति नहीं होती, उनकी एक पीढ़ी जो थी वो सड़कों पे हल्ला बोल करने की राजनीति करती थी, और शायद तब वो विपक्ष में ज्यादा दमदार आवाज हुआ करती थी। इसे मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं राजनीति की सत्यताओं को स्वीकारने वाला व्यक्ति, और इसलिए भी कह सकता हूं कि राजनीति और एरोडायनेमिक्स एक ही तरह की चीज है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग शुरू हो गई गल्फ वॉर के समय 1991 में, लेकिन आज भी राजनीति हो या प्लेन, आपको जमीन चाहिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। बिना जमीन के, यानी बिना लाइव ह्यूमन कांटेक्ट के आज जो समस्या झेल रहे हैं ना ई लर्निंग के प्रोसेस के अंदर लोग, कि वर्चुअल क्लासरूम से कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, अजय जी थोड़ा ज्यादा बेहतर समझते होंगे। आई कांटेक्ट ऑफ ए टीचर, आई कांटेक्ट ऑफ ए लीडर, ह्यूमन वैल्यूज, ये जो संदर्भ है वो भारत की राजनीति से आप दूर कर देंगे। ठीक, मैंने वो ठीक है, आप हमने होलोग्राम टेक्निक हमने खुद अपनाई, ठीक, हम उससे टेक्निक के प्रयोग से नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब चुनाव में वोटिंग कैसे होगी, इस पे अभी सेकंड राउंड की बहस होगी। ठीक बात, बिल्कुल बहस होगी। मैं कुरैशी साहब के पास आऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा जो अमित पुरी जी ने कही, आई कांटेक्ट ऑफ ए लीडर का सिद्धांत तो खत्म हो गया, खत्म हुए 10 बरस हो गए, उसकी तो गढ़गंगा में अस्थियां भी प्रवाहित हो गई। 200 फुट की दूरी है जनता और नेता में, रैली में कौन भाई के लाल कहता है आई कांटेक्ट हो रहा है? जहाज से उतरे मंच के ऊपर और जहाज में बैठ गए मंच से, हाथ देखती है जनता, हाथ वो कंप्यूटर पे भी देख लेगी, वो आप बड़ा उतरे बड़ा लगा दो वीडियो बॉल, वो उस पर देख लेगी ऐसे करते हुए अपने नेता को। वो तो हम देख ही रहे हैं। अब कौन किससे गले मिल रहा है? कोरोना नहीं, कोरोना से पहले भी 4.25 साल दरवाजा नहीं खुलता है, वो आई कांटेक्ट करेंगे कोई? 4.25 साल तो दरवाजा नहीं खुलता, 3 महीने के लिए निकलते हैं लोग और कहते भाई बनाते हो तो बनाओ, नहीं तो हम फिर अंदर जाए। बराबर नहीं, ब्रह्मा ने नहीं बनाई। तो वो सब चीजें भी हैं, जनता देख रही। मैं खैर कुरैशी साहब के पास चलता हूं। कुरैशी साहब, एक क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि वो दिन भारत में अब बहुत दूर नहीं है जब लोग बिना बूथ पर जाए हुए वोट डाल पाए? चूंकि आप भारत की उस सबसे महान संस्था को संचालित कर चुके हैं, उसके मुखिया रहे हैं, इसलिए आपसे बेहतर इस सवाल पर कोई और रोशनी नहीं डाल सकता। देखिए, अभी नियर फ्यूचर में तो इंटरनेट वोटिंग को भूल जाइए, और यही याद रखिए कि 20 साल के इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम, जो बहुत ही साधारण किस्म की टेक्नोलॉजी है, कैलकुलेटर की तरह के एक दफा बटन दबा दो तो एक वोट पड़ गया, दोबारा दबा दो तो एक उसमें ऐड हो गया। आज तक उसको क्वेश्चन करते हैं, रोजाना सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचता है, सारी पार्टियां मिलकर इस पर कर रही हैं। ऐसे हालात में वर्चुअल वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग पे जनता सहमत हो जाए कि उसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती, जबकि हैकिंग तो बहुत ही कॉमन चीज है, पूरी दुनिया में हो रही है। विकी लीक जो जैसे पूरा का पूरा लाखों डॉक्यूमेंट
पेंटागन की कोई ले उड़ा था, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन को हाथ की सफाई से कोई जीत जाए, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट वोटिंग नियर फ्यूचर में संभव है। दूसरे जब हमारे वक्त में भी ये सवाल आता था तो हम कहते थे कि इंटरनेट वोटिंग शुरू करा देना तो हमारे लिए, इंडिया के लिए आईटी की हम सुपर पावर है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। लेकिन हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि उसके दो नॉन टेक्निकल रीजन भी हैं कि अगर हमने इंटरनेट वोटिंग अलाउ कर दी तो कोई आदमी आपके घर पे आके आपके कि मुझे वोट दो वरना मैं गोली चलाता हूँ, मुझे कंप्यूटर ही मेरा मुझे अपना थमा दो, तो हम आपको घर में प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। या घर में आके आपको एक लिफाफा देता है, ये लो 5,000 रुपए दे दो मुझे अपना कंप्यूटर, तो वो हम आपकी उस इंटेग्रिटी का भी इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट वोटिंग हिंदुस्तान में अभी नियर फ्यूचर में, एटलीस्ट फोर्सिएबल में, जितने दूर तक हम देख सकते हैं, ये संभव है। क्योंकि सिंपल ईवीएम जैसी चीज को भी अगर लोग चैलेंज करते हैं तो इंटरनेट जो बिल्कुल ही टोटली इनविजिबल है उस और पूरी नेटवर्क से फ्रॉम रिमोट काम करती है, उस पे लोगों को भरोसा हो, या मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जी ठीक है कुरैशी साहब। कुरैशी साहब ने एक बात रखी, उनका बड़ा तजुर्बा है, हम लोगों को ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन फिर भी मैं 2 टिप्पणियों के बाद अरुण त्रिपाठी के पास चलूँगा। इसी इंटरनेट पर हमने हिंदुस्तान का सारा रुपया पैसा डाल रखा है। स्टेट बैंक इस पे, आरबीआई इस पे, पंजाब नेशनल बैंक इस पे, इलाहाबाद बैंक इस पे। एक दूसरी बात कुरैशी साहब ने कही कि कोई धमका सटका सकता है कि भाई अपना मोबाइल मुझे दो, तो कोई धमका सटका के इसमें से पैसा भी निकाल सकता है। जब धमकाने ही सटकाना है तो किसी को भी तमंचा लगा देगा कि भाई अपना इसमें ओटीपी आए देखो और तुरंत निकाल के हमको दो। फिर भी हमने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेप्ट की ना भारत ने और दुनिया के हर मुल्क ने। कुछ खतरे शायद ऐसे हैं जो समय के साथ अपरिहार्य होते हैं और उनको लेके ही लोग आगे बढ़ते हैं, सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं, व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब हम पैदल चलते थे तो ज़्यादा सुरक्षित थे, जितनी महंगी कार में चलने लगे, जिसकी गति ज़्यादा है उतने एक्सीडेंट ज़्यादा। साइकिल से चलेंगे तो चोट लगेगी, जहाज में चलेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन समय भी बचाता है जहाज। मुझे लगता है ये एक बहस का विषय है बड़ा। अरुण त्रिपाठी, वही सवाल, क्या भारत की राजनीति भीड़ भड़ाका, मेला ठेला, रेला, तमाशा और कई जगह तो पूरी हिसाब हैं, सब लोग जानते ही हैं, सुनील हैं, कि बार बालाएं भी बुलानी पड़ती हैं रैली में। नेता करिश्माई नहीं है, है तो पहले वो नाचती हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लौंडा डांस नाच भी होता है, सुनील साजन जानते होंगे, है ना। ये सब कौतुक भी कराने पड़ते हैं चुनावी सभाओं में, क्या जी जी, केवल खाने नहीं बढ़ता है। इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, वरना आप जैसे कार्यकर्ता, कोई बार बाला को ढूंढने जा रहा, गाड़ी में बैठा के आ रहा, कोई लौंडा डांस के लिए कलाकार ढूंढ रहा, कोई राष्ट्रीय चिंतन तो होता नहीं वहां तो ये कि भैया आए तो कम से कम ये है कि वो खुश होकर जाएं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे स्वतंत्र देव हो। नहीं, यही लक्ष्य होता है ना कार्यकर्ता का। तो और प्रत्याशी ये सोचता है कि अगली बार टिकट का मुंह बना रहे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी आपने राहुल गांधी, स्वतंत्र देव सिंह और अखिलेश यादव सबको बोल दिया। राहुल गांधी के रैलियों में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है उन लोगों की रैलियों में ऐसा होता हो। बाकी आपने ये जो सुझाव, छोड़ दीजिए इस बात को, आपने जो सुझाव ये लाया है ये बहुत ही अच्छा है और ये बदलाव तो होना चाहिए। और हिंदुस्तान बदलाव करते रहता है हमेशा, हर दशक में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है इस देश में, इसी के लिए हिंदुस्तान इंडिया बना और इसको लोग जानते भी हैं कि ये बदलाव की तरफ हमेशा अग्रसर रहता है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ है कि अगर आप वर्चुअल वोटिंग या वर्चुअल इलेक्शन में जाते हैं तो इसके लिए आपके अपने देश को साक्षर बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मीलों, कई किलोमीटर 500 रुपये निकालने के लिए लाइन लग रहे हैं एटीएम से और बैंकों से। उसके बाद लाखों की संख्या में लोग पैदल चल रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं, पानी पीने का नहीं, वस्त्र नहीं। उस समय एंड्रॉयड फ़ोन उनको प्रोवाइड करना एक बड़ी चुनौती होगी इस भारत में।
तो इसके लिए एक समय चाहिए। नहीं, आज नहीं हो आप रहा, बिल्कुल आज तो सही चुनाव कह रहे भी नहीं हो हैं, रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो लेकिन चुनाव इसके में लिए बहुत हमें समय चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आज अपने डिबेट में उठाया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। आपने एक आधार कार्ड का जिक्र किया, जिसके लिए मैं भी चाहता था कि आज आधार कार्ड भी उससे जोड़ा जाए। सर, आधार कार्ड 2011 में यूपीए सरकार लाई, उसका बजट था 11,500 करोड़। आधार कार्ड 2020 में, अगर आज हम आधार कार्ड की वेबसाइट को देखते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 24-25 मतलब 1 करोड़ 1.25 करोड़ है, लेकिन 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ है, लेकिन 132 करोड़ की आबादी है, लगभग 8 लोग अछूते हैं अभी भी। 11 साल बाद 8 लोग अछूते हैं, उसका कारण जबकि बता दूं। आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं था। उसका कारण हम बता गांव देंगे। के प्रधान से लेकर के ठीक। विधायक और सांसद तक कैंप लगवा करके आधार कार्ड बनवाए। ठीक। तो सर, ये सब चीजें एक हमें अगर आगे जाना है तो सबसे पहले साक्षर लोगों को करना होगा और संसाधन मुहैया कराना होगा। ठीक। अरुण ने कहा कि 8 करोड़ लोग अभी भी बिना आधार कार्ड के हैं ना। अच्छा सवाल है, लेकिन उस सवाल का तथ्यात्मक उत्तर ये है, हमारे यहाँ बच्चा जन्मता है तो हम कहते बनवा लेंगे आधार कार्ड, अभी कौन सा तूफान आ रहा है, इन्हें कलेक्टरी करनी है माँ कहे भी तो आप कहते हैं ये कौन अभी कचहरी जा रहे हैं, चुप बैठो क्या। तो 8 करोड़ आपको अरुण बाबू ध्यान रखना चाहिए, 2.25 करोड़, कितने 2.25 करोड़ नन्हे मुन्ने प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या में जुड़ते हैं। इसलिए 100% अपडेटेड आधार कार्ड कभी नहीं हो सकता इस देश का। ठीक, ये तो ध्यान रखिए। इसलिए उसको इससे मत जोड़िए कि कुछ समझ कम है भारत में इसलिए ऐसा हो रहा है। और पूरा बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट पर है, चल रहा है ना पूरा। एक सेकंड, रेल का सिस्टम जो 2 से 3 करोड़ आदमी को रोज ले ट्रांजिट कराती है, इंटरनेट पर केंद्रित है कि नहीं? बिल्कुल। मुझे याद है जब राजीव गांधी कंप्यूटर ला रहे थे तब भी इस देश में यही कहा गया था कि अम्मा ये हिंदुस्तान है, यहां से सुर कंप्यूटर क्या करेगा, और रजिस्टर का क्या होगा, और कलम का क्या होगा। और जो बाबूजी कान में कलम लगा के बैठे हैं, इस उंगली में चूना थोड़ा सा रख के, वो क्या करेंगे? सर, लोग ये भी कहते थे बेरोजगार हो जाएंगे। आज आप सोच सकते हैं कंप्यूटर के बिना भारत चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बताइए अजय प्रकाश, इस ढंग की चीजें तो हम लोगों ने पहले भी सुनी है। जब भी कोई नई बात आई, कंप्यूटर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में कहा गया कि भारत तो अशिक्षित देश है, इसमें कंप्यूटर का क्या काम। फैक्ट्री में जो काम करता है ना, वो भी जाके कंप्यूटर से अपना पीएफ देख रहा है, भले 5 रुपया दे के देख रहा है, लेकिन देख तो रहा है। अजय प्रकाश, नहीं होगी। आज आधार से ही हम सारी चीजें लिंक कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में जब हम राशन की बात कर रहे हैं तो राशन भी इसी तरीके से लिंक होगा। वोट देना है 18 साल के ऊपर के लोगों को। 18 साल के ऊपर के लोग जब वोट दे रहे हैं तो ये कनेक्टिविटी तो उन लोगों की है, उनके पास है। किसी न किसी तरह से डिजिटल जो सब्सिडीज मिल रही है, हमारे पास डिजिटल अकाउंट्स बनाए गए, हमारे पास अकाउंट्स को रिलीज किया गया डिजिटली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो हर एक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिटल नंबर हमारे पास हो सकता है। और इलेक्शंस में इस चीज को बहुत मतलब बिल्कुल ये नहीं कि अगले साल ही आ जाए, लेकिन धीमे धीमे करके शायद हम इसको बड़े आराम से ला सकते हैं। तो ये डिजिटल कनेक्टिविटी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबिलिटी है, ये पूरी तरह से हो सकता है। भारत में हम मान सकते हैं कि ये पूरा हो जाए। चाइना में अगर हम देखें तो चाइना ने आज अपने आप को इसी डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से कंट्रोल कर लिया है। यहाँ तक कि जिस वक्त कोरोना का इशू आया तो उसने ये कहा कि जो कोई अपने यहाँ रह रहा है रहे, जब वहां से निकलता है अपने अपार्टमेंट से तो बाहर जहाँ जाता है तो वहां के ऊपर सिर्फ जो गार्ड है उसका फोन देखता है, क्योंकि वो फोन ही जो है सब बता रहा है, इसकी टेम्परेचर है कि नहीं है, इसका ब्लड प्रेशर कितना है, पिछले 14 दिन में कितना रहा था। तो वो कंप्लीट डिजिटल कनेक्टिविटी। वहां अगर किसी का फोन चला गया, इसके माने उसकी डिजिटल कनेक्टिविटी चली गई, वो चाइना का बिल्कुल बाशिंदा ही नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात की है जी जी ठीक है। ये एक बहुत छोटा हिस्सा है जी, ठीक बात है जी, ठीक है। अजय कुरैशी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है, अपने तजुर्बे से जरा बताइए कि ये जो रैली रोड शो
चुनाव में होते हैं, जिनसे बड़ी अव्यवस्थाएं फैलती हैं, लाखों करोड़ रुपया लगता है नंबर 2 में, और तमाम पर्यावरण का संकट पैदा, ट्रैफिक का सत्यानाश, क्या इससे निजात मिल सकती है? और ऐसा हो सकता है कि रैलियां बहुत सीमित हो, जिसमें साक्षात दर्शन दे नेता, बाकी वर्चुअल से काम चल जाए? नहीं, देखिए रैलियां तो एक जमाने में आपको याद होगा कि 1,000 गाड़ियां रैली में चलती थी जी। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द करके पैकेज 3 गाड़ी से ज्यादा नहीं हो सकती। बाद में ये हुआ कि 3 बहुत कम है, चलो 10 गाड़ी से ज्यादा एक रैली में नहीं हो सकती, तो रैली तो रेगुलेट हो सकती है, और उस रैली को लोग चाहते भी हैं कि हो, क्योंकि वही फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी उसको वो बोलते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक तो हर शख्स को, हर बंदे को कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप बिल्कुल ही जो डेली वेजर है, मजदूर है, वो मोबाइल फोन जरूर यूज करता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल है, ऐसा सोचना गलत है। दूसरे, इससे पहले आपने एक बात कही थी कि पूरी दुनिया में बैंकिंग चलती है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप ये ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में बैंकिंग मैसेज चलती है, लेकिन उसी पूरी दुनिया में इंटरनेट वोटिंग कहीं भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, बैंक लुट जाए तो कोई बात नहीं, बैंक को इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइट कर देगी। बैंक में फ्रॉड होते रहते हैं, वो हमको, आपको मालूम है कितने फ्रॉड हिंदुस्तान में बैंक से हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन का फ्रॉड हो जाए, इलेक्शन की हाईजैक हो जाए, वो कहीं नहीं होता। इसी वजह से वही पूरी दुनिया जो पूरे इंटरनेट हर चीज के लिए यूज करती है, इलेक्शन के लिए तो नहीं करती, ईवीएम तक यूज नहीं करती। ये भी आपको सोचना चाहिए। जी ठीक है कुरैशी साहब। सुनील साजन, एक बेहतर विकल्प ये भी हो सकता है, जिसमें जो फियर, जो आशंका कुरैशी साहब बता रहे हैं, उसका भी समाधान हो जाए, कि 2 विकल्प चुनाव आयोग प्रोवाइड कराए। जो लोग सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में नर्तन नहीं करना चाहते रामलीला मैदान में, वो लोग अपने घर से इसमें शामिल हो लें। आखिर अभी हम हर तरह की डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं ना, कोरोना समय कोई किसी से मिल तो रहा नहीं। अखिलेश जी से भी हेलो इसी पर हो रही, और स्वतंत्र देव जी से भी इसी पर हो रहे, मुख्यमंत्री जी से भी नमस्कार इसी पे हो रहा ना। बिल्कुल, तो हम शामिल हो रहे हैं, और जो लाइन में लग के वोट डालना चाहे उनके लिए लाइन भी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? सुनील जी। देखिए अमिताभ जी, जिस बात को आप कह रहे हैं, देश उसी तरफ जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दूं, आपने कहा कि पैसा सब ऑनलाइन है सभी बैंकों में। आज कोई भी नेता अपना बयान ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या वीडियो बना के वही दे रहा है, डाल देता है, उसको आधिकारिक मान करके टीवी चला रहा है, अखबार लिख रहा है, और वर्कर उसको मान रहा है। हम लोग देख रहे थे, पहले जहाज का टिकट लेने जाना पड़ता था, अब मोबाइल पे ही जहाज का टिकट मिल जाता है, बुक हो जाता है, पैसा कट जाता है। ट्रेन का टिकट भी मोबाइल पर उपलब्ध है, बस का टिकट भी मोबाइल पर उपलब्ध है। अब मोबाइल से ही बिजली का बिल जमा हो रहा है, फीस जमा हो रही है, खाना भी हम मंगा सकते हैं, कोई भी सामान मंगा सकते हैं। टाइम लग सकता है जिस पर आप बात कर रहे हैं, देश लेकिन उसी तरफ जा रहा है। जहां सवाल डेमोक्रेसी का है, तो यह सही है कि जब आप ऑप्शन दे देंगे कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप जाकर के भी कर सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लाइन पर तो लोग कुछ समय के लिए जाएंगे, लेकिन लाइन जाना छोड़ देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है, लाइन पर जाना छोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे लगता है जब हम खाना मंगा सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, बच्चे की फीस दे सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही। और डिजिटल लॉकर जब हम चला सकते हैं, जिसमें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें रखते हैं, उससे बड़ी कोई चीज है क्या डिजिटल लॉकर से? कोई उससे क्या बड़ी चीज होगी? अरुण त्रिपाठी में मेरे दिमाग में एक सवाल और आता है, एक बात और आती है कि जैसे पेंशन है ट्रेजरी में, है ना, उसमें 2 ऑप्शन है। आप जाना चाहते हैं तो जाके ट्रेजरी में बाबू के सामने खड़े हो जाइए, वो आई का वो आपका रेटिना को स्कैन करके देख मिलान करेगा और फॉर्म पर साइन कर देगा कि आप जीवित हैं, ठीक है ना। और फिर सरकार के सामने हम लोगों ने जब ये सुझाव रखा कि जो आदमी पेंशन पा रहा है, इसका मतलब बुजुर्ग है। अब 90 साल के चाचा हैं,
पोता उनको गोद में लेके आ रहा, ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, कचहरी में धक्का खा रहे। तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई, इसका घर से ही प्रबंध कर दो, मोबाइल से ही, ठीक है ना जी जी। तो ऐसे जब दो विकल्प हो सकते हैं, जिनको ज्यादा उत्सुकता हो कि नहीं डेमोक्रेसी के उस उत्सव में शामिल होना है, लाइन में लगना है, वो वहां जाए, सीआईएसएफ और बीएसएफ से तो मुकाबला करें। बाकी शेष जनता जो वोट डालना चाहे वो अपने वोट डाल दे और बाकी काम में लगे। नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि जिसको जो इच्छा हो, दो ऑप्शन है, जो जिस पैटर्न पे जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन अजय प्रकाश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी और उसी को मैं आगे ले जाऊंगा कि अगर बैंक से फ्रॉड होता है, बैंक से गलतियां होती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर क्लेम कोट करती है इंश्योरेंस कंपनी पे और वहां से क्लेम आउट होता है। लेकिन यहां पर अगर गलतियां हुई, क्योंकि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या इलेक्शन में जो भाग लेते हैं अधिकारीगण, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, वो साक्षर उतना मोबाइल एंड्रॉयड फोन के नहीं होते हैं। वो अब रिटायरमेंट को 3 साल बचा है, वो अपने जमाने के टीचर थे, वो पढ़ाते थे, उनको ये नहीं पता कि एंड्रॉयड फोन चलता कैसे है। तो वहां तकनीकी छोटी छोटी चीजों का आपको कोचिंग देना होगा, उनको तैयार करना होगा और उसी पैटर्न को लेकर के आप आगे जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सहूलियत है, आपको लाइन में नहीं लगना है, आप जब चाहे सो के उठे, रो के उठे, मुंह धोए नहीं धोए, आप वोटिंग कर दीजिए। और दूसरी चीज, आप दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं पैनल में और मैं उनको यहीं से नमस्कार करके उनकी एक बात मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आई कांटेक्ट, मेरे सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, आज तक मेरी आई कांटेक्ट तो उनसे हुई नहीं। हाँ, आई कांटेक्ट किसी का किसी से नहीं हो रहा भैया, ना और अब तो और भी नहीं होगा जी। अभी तक तो सुरक्षा थी, अब कोरोना का बवाल और हो गया, अब कांटेक्ट भूल जाओ, करना भी नहीं चाहते, भगवान का नाम लो, लोग करना नहीं चाहते, लोग सहूलियत ढूंढते हैं, आई कांटेक्ट नहीं ढूंढते। ठीक। एक अमित पुरी जी के पास आऊं उस एक बात कह के, दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव हुआ, तमाम छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे हाथ लगाए जाते हैं, जिनको अरुण कह रहे हैं बहुत साक्षर नहीं होते, सबकी ड्यूटी व्हाट्सएप पर ही आई, जिसमें लिखा था कि आई हेयर बाई फला फला इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूं कि फला समय फला बूथ पर हाजिर हो जाना इतने बजे, नहीं तो तत्काल प्रभाव से आपको एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो प्रिय संदेश व्हाट्सएप पर ही आया। कोरोना कोविड-19 में जो ड्यूटी लग रही हैं वो व्हाट्सएप पर ही आ रही हैं। राजकाज चल नहीं रहा क्या अमित पुरी जी? अमिताभ जी देखिए, अब ये बहस ज्यादा व्यापक हो गई। मुझे एक स्मरण और आता है, अभी 2-4 दिन पहले ही आपके साथ मजदूरों की समस्याओं के रेलवे के रिजर्वेशन पे था जी, और मैं किसी अन्यथा भाव से नहीं कह रहा जी। उस दिन आपने ही प्रकट किया कि ननकू और रज्जाक ये भैया स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता और इसको ये जो ऑनलाइन रिजर्वेशन का टेक्निक आपने अप्लाई की है ये उस मजदूर के साथ बड़ा पीड़ा, इसीलिए दोनों विकल्प हमारे अपने पॉइंट बैंक में बाबू भी फार्म भर देता है आज भी। एक मिनट कह ले, लेकिन बैंक कहता ही है कि आप शाखा कमाओ तो ज्यादा बेहतर है जी। हाँ, चले जाओ तो भर देता है फार्म। मैं आपसे बता रहा हूं कि राजनीति में तकनीक का उपयोग होना चाहिए और होता भी रहा है समय के साथ। मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। सन 96 के अंदर वोटिंग पर्ची जो घर घर कार्यकर्ता लिखते थे और उसके लिए कुछ मात्रा में कार्यकर्ताओं को खाना पीना पैसा भी उस समय के हिसाब से 10-20 रुपया भिजवा दिया जाता था, लेकिन 100-200 भी चला जाता था। लेकिन बाद में कंप्यूटर से पर्चियां जनरेट होने लगी और उसका प्रयोग मैंने किया लखनऊ के अंदर, बाकी जगह फिर बड़े पैमाने पे होने लगा। तो राजनीति में व्हाट्सएप आएगा, सोशल मीडिया आएगा या टू दैट एक्सटेंट और तमाम तरह के चीजें आएंगी, ये सारी चीजें होंगी, इससे गुरेज नहीं है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको गिनाता हूं और मैं किसी दूसरे दल की बात नहीं कर रहा और मैं आज इस मूड में भी नहीं हूं कांग्रेस के मित्र की तरह है कि पार्टी लाइन के ऊपर ही सारी प्रवचन कर दिया जाए। आपको स्मरण होगा 2004 में अटल जी जब चुनाव लड़ रहे थे, एक बड़े राजनेता उस समय के, अब वो नहीं है, उन्होंने एक स्कीम बनाई कि अटल जी का आवाज का संदेश लोगों के घर पे मोबाइल में बजेगा। तो कई ने सुना तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, कई हौचक रह गए, कई घबरा भी गए। लेकिन थोड़े दिनों बाद
उसी 2004 के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, मैं इसे कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, वो बूमरैंग किया। लोग वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की एक विशालता और उनके कद के एक जीवंत संपर्क को, और वो आंख से इशारा उनका, कहो महाराज कैसे हो, और उसमें सारा मामला तर्क, लेकिन वो मैं वाजपेयी बोल रहा हूं, वो बूमरैंग कर गया। जी, भारत की राजनीति में आज भी मानता हूं वही उन्हीं जीवन मूल्यों पे खड़ी है। ठीक है, तकनीक ने परिवर्तन लाए, ठीक है अमित पुरी जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जीवन में मंगल है तो मंगल पे भी जीवन देखने की कल्पना, तो इसलिए संपादकीय टिप्पणी के लिए जाना पड़ रहा है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी भी और जिन जमीनी नेताओं का हम जिक्र करते हैं, जिनके बारे में आज के दौर में कौन है मालूम नहीं, लेकिन पुराने दौर में बहुत कुछ सुना, जिसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र भी होता है, बहुत सारे लोग जेपी का जिक्र भी होता है, लेकिन ये शायद आगे वैसे ही थे। हाँ, आगे नहीं मिलेंगे। अमित पुरी भाई ने जो बात कही ना, मुझे लगता है उसको अटेंशन मिलना चाहिए। कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया। हम ये विषय सिर्फ इसलिए लाए, 4.25 साल, पुरी जी सुन लीजिए, हैं, खासतौर पर आप, 4.25 साल आई कांटेक्ट करो, नैनों से नैन मिलाओ, कौरी भर पाओ, संग रोटी खाओ, गरीब का कपड़ा धो के डालो, खेती में उसकी मदद करो, ब्याह शादी में शामिल हो, दुख सुख में जाओ। 4.25 साल, ठीक। किसने मना किया? किसने कहा डिजिटल हो? गमी में डिजिटल होंगे क्या? जाइए, सेवा करिए, गांधी हो जाइए, कोढ़ियों की बस्ती में जाइए, उनके घाव साफ करिए। ये लोग भी सुधरे, वो लोग भी सुधरे राजनेताओं का, और जो दंड फंद करते हैं वो पाप भी कटे, जो करने पड़ते हैं सियासत के लिए, क्योंकि कुर्ता है तो कलप भी लगना है, कलप महंगा है, तो कहां तक वो तो राजकाज हम समझ ही रहे हैं। किसी ने मना नहीं किया। मैंने बात की उन 3 महीनों की, जिस 3 महीने में पूरा देश मत के रख देते हैं आप लोग। मैं वो सब चीजें कहना नहीं चाहता, कुरैशी साहब भी नहीं कह सकते मैं टीवी पर, लेकिन जानते वो भी हैं और जानते अमिताभ अग्निहोत्री भी हैं। 30 साल मुझे भी हो गए यही चुनाव व्यवस्था देखते देखते। एक बड़े राजनेता का चुनाव था, कुरैशी साहब के नियम कायदे अपनी जगह, आचार संहिता, उस आचार संहिता का क्या होता है हम भी जानते हैं। मैंने बाद में पेट्रोल पंप मालिकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितना 2 साल में नहीं बेच पाते पेट्रोल, उतना 2 महीने में बेच लेते हैं। क्या यह आचार संहिता क्या है? मैं नाम लेके लोग बता दूं, जो निकले तो 100 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। यह अपव्यय है और यह काला धन है, चूंकि ये चुनाव आयोग के एफिडेविट में नहीं जाता ना। सीए इसी बात का पैसा लेता है कि आप 500 करोड़ खर्च कर दो, मैं 75,000 की लिस्ट बना के दे दूंगा। कार्यकर्ता का खाना 5 रुपया लिख दिया, और 100 की तो शीशी है जो उसके अंदर रखी है, उसका पैसा कौन देगा? ये सब हमको मालूम है, कहलवाओ मत टीवी पर। हमने आयोग को भी देखा, प्रयोग को भी देखा, संयोग को भी देखा, सब देख लिए, ऑब्जर्वर्स को भी देखा। ऑब्जर्वर कोई विष्णु लोक से आते हैं क्या? वही तहसीलदार है, वही बाबू है, वही चपरासी है, वही सब लोग हैं सिस्टम के। जो कल तक एडीएम रेवेन्यू है वो अचानक से चुनाव के पर्यवेक्षक हो जाते हैं। जो पूरी जिंदगी टेबल के नीचे हाथ करते रहे वो अचानक से हरिश्चंद्र हो जाएंगे। बोले नहीं, अब चुनाव आयोग ने उनको 15 दिन के लिए हरिश्चंद्र बना दिया। ना ना, इस गलत फहमी में नहीं रहता। कौन नहीं जानता? और एक उदाहरण दे दूं, और नहीं तो अपने यहां हाथ रख के अमित पुरी और सुनील साजन हमको बता दे, क्या बड़े नेता के चुनाव क्षेत्र में 1 महीने के लिए सारे होटल्स बुक नहीं होते? उनका पैसा पेमेंट नहीं होता? क्या वहां जो कार्यकर्ता होता वो बिस्लरी पीता नहीं, नहाता भी उसी से है? क्या ये सच नहीं है? जिसको चाय पीने की समस्या होती है वो उस होटल में अंजीर का जूस पीता है कि नहीं पीता है? आप पूछोगे नहीं तो मैं नाम लेके बता दूंगा। और पेमेंट होता है होटल का कि नहीं होता है? क्या कर लेता चुनाव आयोग? क्या करता है?
उसको नहीं पता। अरे पर्यवेक्षक भी तो वहीं से मलइयो ले रहे हैं जो बनारस में मिलती है। भैया कहां कौन है इस मृग मरीचिका में? मैं नहीं भटकता, मैं जमीन पर रहने वाला आदमी हूं। उनसे मुक्ति भारत को नहीं मिलनी चाहिए क्या? क्या सच बात नहीं है? कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है क्या? दिल पे हाथ रख के बता दो। पार्टी फंड नहीं करे तो हिंदुस्तान की 98% जनता पर्चा नहीं भर सकती, 2% को छोड़ दीजिए। और पार्टी फंड कहां से करती है? पार्टी खेती करा रही है, आलू बेच के फंड करती है। फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं। क्या हमने नहीं देखा सीताराम केसरी जी क्या क्या होता था? उनका बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर। नाम लिखाओ डायरी में, उठाओ और निकलो, और दूसरों के नाम लूं। सुनील साजन की पार्टी का बताऊं? ये पैसा कहां से आता है? ये इनकम टैक्स का पैसा है क्या? हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। डिजिटल हो चीजें, सबसे ज्यादा प्रसन्नता का विषय यह कि पवित्रता आएगी, पारदर्शिता आएगी, झंझट मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा चुनाव। और 3 महीने के लिए तो कह रहा हूं, 4.25 साल आप लोग तपस्वी की तरह जनता की सेवा करिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जी। 3 महीने डिजिटल मोड में आ जाइए, तो फिर आंखें भी परेशान नहीं रहेंगी, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर आई कांटेक्ट हो चुका होगा 4.25 साल कि जे है। और कोरोना ने ये रास्ता दिखा भी दिया और सिखा भी दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। जगत प्रकाश नड्डा पूरे देश के अपने जिलाध्यक्षों के साथ बैठकर 2.5 घंटे बात कर लेते हैं इसी मोबाइल डिजिटल पर। छोटी बात है। स्वतंत्र देव दिन भर यही कर रहे हैं, सुनील बंसल यही कर रहे हैं। बाकी पार्टियों को तो मैंने उतना नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रकल्प, कोई भी काम, कोई भी अभियान कोरोना के चलते एक दिन भी डेफर नहीं हुआ। इसी फोन पर तो देश में काम, चुनाव में क्यों नहीं काम आ सकता? ये इसलिए मैं कहता हूं, रिश्ता वही, पुरी साहब सोच नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह साजन जी, अमित पुरी जी, अजय प्रकाश जी, अरुण त्रिपाठी जी, एसवाई कुरैशी साहब, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना के कारण देश भर में सार्वजनिक राजनीति में जो पहले हुआ करता था वैसा तो हो नहीं रहा है। अब डिजिटल माध्यम से तमाम गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से ही आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार और तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।